हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस ख़त्म कर लिया था और आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, ये जो सेकेंड चैप्टर है, सुनिएगा ध्यान से, इसका नाम हम लिख देते हैं सबसे पहले। तो हमारे इस सेकेंड चैप्टर का नाम है एसिड। दूसरा जो हमें यहाँ पर पढ़ना है वो है बेसिस, और जो तीसरी कैटेगरी हमें यहाँ पर पढ़नी है वो है सॉल्ट्स। इज इट ओके? तो मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कौन सी तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है? एसिड के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। ओके, तो चलिए हम एसिड, बेसिस या सॉल्ट तीनों में से किसी के बारे में भी बात अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर इन तीनों ही की शुरुआत एक ही चीज से होती है, दैट इज दे आर अ टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ये क्या है? ये हैं एक तरीके के कंपाउंड्स। ओके, अब कंपाउंड्स का मतलब तो हमें समझ में शायद आ गया होगा, क्लास 9th में हमने पढ़ा था। मैं कुछ नाम आपके सामने लिख देती हूँ सिंबल्स के साथ में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे देखिए, जैसे आपने पढ़ा है वाटर, दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। वाटर इज अ कंपाउंड। ओके, एनीथिंग विच इज मेड अप ऑफ two or more elements by their chemical combination is known as a compound। तो जैसे ये वाटर कंपाउंड है, दो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हमारा नमक, सोडियम क्लोराइड, ये भी एक कंपाउंड है, एज इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन दीज टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। इज इट ओके? जब ये दो एलिमेंट केमिकली एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इस सोडियम क्लोराइड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम अगर बात करें इन कंपाउंड्स की, तो हमारे नेचर में, हमारे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स नोन है। थोड़े बहुत नहीं है, बहुत सारे कंपाउंड्स नोन है, बहुत सारे एलिमेंट है। एलिमेंट तो आप जानते ही हैं कि कितने हैं, 118 एलिमेंट्स आर देयर। तो इतने सारे एलिमेंट के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बने हुए ढेरों कंपाउंड्स, कुछ नोन है, कुछ अननोन है, कुछ कंपाउंड्स के ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, मतलब है बहुत सारे। इज इट ओके? सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दीज कंपाउंड्स ऑन सम बेसिस, दीज कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। हम इन कंपाउंड्स को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं? टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। और ये कौन सी दो कैटेगरीज हैं, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है मैं बता रही हूँ अभी आपको, थोड़ी सी देर रुकिए। एंड सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कितने टाइप के कंपाउंड्स पढ़ने हैं हमको दो टाइप के कंपाउंड्स पढ़ने हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड की वैसे तो बड़ी डिटेल है, बहुत सारी बातें आपको इसके बारे में जाननी होती हैं, पर मैं आपको बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगी। बस आप ये सुन लें कि जो कंपाउंड्स आपको प्लांट प्रोडक्ट से मिल रहे हैं या फिर एनिमल प्रोडक्ट से मिल रहे हैं, यूजुअली वो जो कंपाउंड होते हैं जो प्लांट से आप ऑब्टेन करते हो, जैसे आपने फ्रूट ऑब्टेन करा, शुगर ऑब्टेन करा, कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन करा, प्रोटीन ऑब्टेन करा, तो दे ऑल आर द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स और फ्रॉम द एनिमल। जैसे एनिमल से ऑब्टेन करा, एनिमल से एग ऑब्टेन करा, या फिर एनिमल से मिल्क ऑब्टेन करा। इज इट ओके? तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं दे आर यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड। या फिर आप यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं कि द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? उन कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इज इट ओके? और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमें रॉक्स से मिलते हैं, या फिर हमको मिनरल्स जो होते हैं रॉक्स में प्रेजेंट, या फिर आप बोलें कि दोज कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन को छोड़ करके जो बाकी एलिमेंट बचे, कितने बचे? 117 एलिमेंट। इज इट ओके? तो दोज कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट इन विच कार्बन इज नॉट प्रेजेंट, जिसमें क्या नहीं होना चाहिए?
कार्बन नहीं होना चाहिए, उन कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए मैं कुछ एग्जांपल लिख देती हूँ, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, नाम तो आपको बहुत अच्छे से याद है। देखो इसमें ये C फॉर कार्बन मत समझना, दिस Ca इज फॉर कैल्शियम एंड दिस Cl इज फॉर क्लोरीन। इज इट ओके? तो जैसे इसमें कार्बन नहीं है, मतलब ये कैसा कंपाउंड होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इज इट ओके? अच्छा देखो, और मैं लिखती हूँ आपके सामने Al2SO4 होल थ्राइस। इसमें कार्बन दिख रहा है क्या आपको? नहीं, इसमें भी कार्बन नहीं है। मतलब ये Al2SO4 होल थ्राइस जो लिखा गया है, एल्यूमिनियम सल्फेट, नाम याद है ना आपको? ये एल्यूमिनियम सल्फेट भी कैसा कंपाउंड है? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अब एक एक्सेप्शनल केस जरा सुनिएगा। मैंने आपको बोला कि कार्बन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक होते हैं, और मैंने बोला कि कार्बन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे, उन सब के जो कंपाउंड्स हैं वो कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक। पर इसमें एक एक्सेप्शन है जी, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। तो एक्सेप्शंस जरा सुनिएगा कि अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कनेक्टेड हो, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बोनेट आयन की फॉर्म में कनेक्टेड हो, याद है ना कार्बोनेट आयन? मैं आपको पूरी डिटेल में लिखकर बताती हूँ। जैसे कि मैंने फॉर्मूला लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? तो कार्बन यहाँ प्रेजेंट तो है, पर कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है? कार्बोनेट आयन की फॉर्म में। या फिर कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट हो। क्या आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म याद है? HCO3 नेगेटिव आयन। अगर इस फॉर्म में प्रेजेंट हो, इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में हो, तो इन चारों में से अगर किसी फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट हो, तो कार्बन होने के बावजूद उस कंपाउंड को कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। याद रहेगी ना ये वाली बात आपको? तो मैंने आपको क्या बोला कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द कंपाउंड्स इनटू टू कैटेगरीज, तो कितनी कैटेगरीज हैं? दो। एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यूजुअली द कंपाउंड्स विच वी ऑब्टेन either from plant or from animal, they are the organic compounds। और अगर हम बहुत परफेक्ट डेफिनेशन लिखना चाहें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी इसमें कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, लाइक दिस, पर मेन जो इनका कंपोजिशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो क्या होना चाहिए? कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली ऑब्टेन ईदर फ्रॉम रॉक्स, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स और इन द फॉर्म ऑफ ओर। अ लॉट ऑफ फॉर्म्स आर अवेलेबल एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दे यूजुअली डू नॉट कंटेन कार्बन। मेनली इनमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है? कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, और अगर कार्बन होता भी है तो कुछ फॉर्म्स में ही होता है। और वो फॉर्म्स कौन सी हैं? दोबारा से देखिए, दीज आर कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक। ऑल दोज कंपाउंड विच हैव this carbonate ion, they are also inorganic, and all those compound which have bicarbonate ion are also inorganic compounds. Is it okay? So whatever is there on the board, you just note it down in your science registers. Okay? हाँ जी, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और नोट डाउन करने के बाद में अब जो हमारे कंपाउंड्स हैं, एक तो हमने इनको फिलहाल क्लासिफाई करा ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड ऑन द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन। वी हैव बीन क्लासिफाइड दिस ऑल द कंपाउंड्स इनटू टू कैटेगरीज, and now again we are going to classify the substances, the compounds into three categories. So look here, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी सब्सटेंसेस, आप सब्सटेंसेस सुनकर के कंफ्यूज मत होइएगा। सब्सटेंसेस, वी आर यूजिंग दीज द वर्ड सब्सटेंसेस हेयर फॉर द कंपाउंड्स ओनली। हम कंपाउंड्स के लिए ही इस सब्सटेंसेस को काम में ले रहे हैं,
पर कुछ कारण है सब्सटेंस लिखने का, वो आपको थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। तो like the compounds we have divided into 3 categories and on some other different bases, these compounds, these substances are classified into 3 categories. ये क्लासिफिकेशन जो अब हम करने जा रहे हैं इसका बेसिस अलग है, पहले वाले का अलग था। पहले वाले का था प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कार्बन and here the different basis is used. Is it okay? So now on this different basis, these substances are classified into 3 categories. हम हल्का सा एक इंट्रोडक्शन तो गेन कर लें एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का, और फिर पूरी क्लास में हम पढ़ते रहेंगे पूरे चैप्टर में बार बार कि आखिर एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। इज इट ओके? फिर हम पढ़ेंगे इनको आराम से, पर एक हल्का सा इंट्रोडक्शन तो अपने दिमाग में क्रिएट कर लें कि हाँ भाई ये एसिड होते हैं और ये बेसिस होते हैं और ये सॉल्ट्स होते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए ये जो एसिड्स हैं, एसिड्स, ये जो वर्ड है एसिड, दिस वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ये एसिड वर्ड एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है और जिस लैटिन वर्ड से ये एसिड वर्ड डिराइव्ड है उसका नाम है एसिडस। क्या नाम है उसका? एसिडस। और इस लैटिन वर्ड एसिडस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खट्टा, सोर। तो ऑल दो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, याद कर लीजिए क्या क्या खट्टी चीज़ें खाई हैं अभी तक आपने। इज इट ओके? दे ऑल आर हैविंग एसिड्स इन देम। उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उन सब के अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने खट्टा नींबू कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में तो खाया ही होगा। खट्टा लगता है ना? बिल्कुल लगता है। तो क्या उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है? बिल्कुल एसिड प्रेजेंट है। इज इट ओके? अच्छा, जो हम टोमेटो खाते हैं एज अ वेजिटेबल, इज इट ओके, तो क्या वो भी खट्टा होता है? बिल्कुल, नींबू से थोड़ा कम पर खट्टा तो होता है। अच्छा, टैमरिंड भी आपने यूज करी होगी, इमली जिसे हिंदी में बोला जाता है। मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, लेमन खट्टा लगता है ना हमको, एसिड होता है इसके अंदर? यस होता है। कौन सा होता है, क्यों होता है, दैट विल सी लेटर। फिलहाल हम हल्का सा इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं एसिड का, है ना। उस हिसाब से हमें पता लग गया कि भाई लेमन खट्टा होता है और खट्टी चीज़ों में क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है, मतलब लेमन हैज़ एसिड इन इट। फिर हम बात करेंगे इमली की, जिसे हम बोलते हैं टैमरिंड। वो भी खट्टी होती है, बहुत खट्टी होती है। इज इट ओके? मतलब उसमें भी एसिड होता है? यस होता है। अच्छा, और क्या खाया आपने जो खट्टा होता है? ऑरेंज। अब आप बोलोगे कि ऑरेंज तो मीठा होता है। देखो जी, कोई इतना भी मीठा नहीं होता है, थोड़ा खट्टापन तो ऑरेंज में होता ही है, और थोड़ा नहीं, कभी कभी तो ये खट्टापन बहुत ज़्यादा भी होता है। तो whenever we are going to talk about the taste of this orange, then you can say it is sour in taste. Okay? तो क्या ऑरेंज में भी एसिड होता है? बिल्कुल। अच्छा, और क्या खट्टी चीज़ जो आप यूजुअली हर दिन खाते हो? मुझे लगता है कि आप कर्ड हर दिन खाते होगे। इज इट ओके? तो क्या इसके अंदर भी एसिड होता है? बिल्कुल, इसके अंदर भी एसिड होता है। इज इट ओके? तो दे आर द एग्जाम्पल्स इन विच यू कैन से सोर टेस्ट इज प्रेजेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट, as you can say, as we have seen, this acid word is derived from the Latin word, and this Latin word is acidus, from which we have derived this word acid, and acidus means sour. तो जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। चलिए अब आ जाइए, आगे आ जाइए। अब हम बात करेंगे बेसिस की। तो जब हम बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस क्या होते हैं जी? बेसिस आर यूजुअली बिटर इन टेस्ट। बेसिस क्या होते हैं? बिटर होते हैं टेस्ट में। इस इट ओके? बिटर टेस्ट होता है बेसिस का। अब क्या आप एग्जाम्पल जानना चाहेंगे? अगर हम एग्जाम्पल जानना चाहें बेसिक नेचर वाले सब्सटेंसेस का, तो बेसिक नेचर वाले सब्सटेंसेस कौन होते हैं? जैसे कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या आप इस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। दिस इज NaOH। तो ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ बेस।
ओके। और अब हमें पढ़ना है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं देखिएगा, मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ यहाँ पर डेफिनेशन। व्हेन एसिड कंबाइंस विद द बेसिस, जब एसिड किससे कंबाइन हो जाए, बेसिस से कंबाइन हो जाए। व्हेन एसिड कंबाइंस विद द बेसिस देन सॉल्ट इज फॉर्म। तो फिर किसका फॉर्मेशन होता है, तो फिर फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, देन अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड। एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ। अब कैसे एसिड को कैसे बेस में मिलाएंगे तो कैसे सॉल्ट बनेगा, ये तो एक केमिकल रिएक्शन है, इसको तो हम बाद में देखेंगे। पर मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ सॉल्ट्स के एग्जाम्पल ज़रूर लिख देती हूँ। तो एक सॉल्ट तो आपको बहुत अच्छे से याद है, जो हम बार बार लिखा करते हैं, दिस इज़ सोडियम क्लोराइड, तो वही मैंने दोबारा लिख दिया। क्या इसके अलावा भी सॉल्ट है? बहुत सारे सॉल्ट है, ढेरों सॉल्ट हैं, जैसे कि आपने लिखे भी हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में। दिस इज द अनदर सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, और भी सॉल्ट है, बहुत सारे हैं, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट हैं। दिस इज एल्यूमिनियम कार्बोनेट Al2CO3 होल थ्राइस। तो फाइनली हमने देखा कि हमने सब्सटेंसेस को उनके टेस्ट के हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से दोबारा से क्लासिफाई कर दिया। और कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करा है? अब हमने 3 कैटेगरीज में, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। सिर्फ इतना सा जान लेने से एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट खत्म नहीं हो जाएंगे, ये तो हमने हल्का सा जाना है, जिससे आप एक हल्का सा अंदाज़ा लगा सको कि हाँ, हमारी डेली लाइफ में ये चीज़ें एसिड हैं और ये चीज़ें बेसिस हैं और ये वाली चीज़ें सॉल्ट्स हैं। इज इट ओके? सिर्फ एक अंदाज़ा लगाने के लिए आपको यहाँ पर ये हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप इसे नोट डाउन करेंगे और फिर इनके बारे में फुल डिटेल में तो हमें पूरे चैप्टर में ही पढ़ना है, तो पढ़ते रहेंगे आराम से। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हाँ जी, तो नोट डाउन आपने कर लिया होगा। और अब नोट डाउन करने के बाद में हम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, नाम ही चैप्टर का यही है, तो हमें तो पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इज इट ओके? तो फिलहाल जो हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक, वो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में हम कैसे पता लगाएं, इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ पर आज की क्लास में इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस इंडिकेटर वाले टॉपिक में से फ्रेम हो सकते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। इज इट ओके? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एसिड्स की और बेसिस की। अब क्लास का इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो चुका है, तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं एसिड्स की और बेसिस की, पर एसिड और बेसिस को इंडिकेटर नहीं बोला जाता है ना। आप बोलो कि यार ये वाला एसिड इंडिकेटर है और वो वाला बेस इंडिकेटर है, नहीं नहीं नहीं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ी काम की बात है। इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस, बहुत ध्यान से देखना, दोज सब्सटेंसेस विच गिव्स, दोज सब्सटेंसेस विच गिव्स डिफरेंट कलर्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, दोज सब्सटेंसेस विच गिव्स डिफरेंट कलर और स्मेल। या तो उनका कलर अलग होता है या स्मेल। कहाँ पर? इन द एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, इन द एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन आर नोन एज इंडिकेटर्स। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इतना सा बताने से आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, है ना, क्योंकि आपको ये एग्जाम्पल के साथ में ही समझ में आएगा, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मैंने आपको बोला कि दोज सब्सटेंसेस विच गिव्स डिफरेंट कलर्स और स्मेल इन द एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, मतलब ऐसा कोई सा भी सब्सटेंस जिसका कलर एसिड में डालते ही अलग हो जाए और बेसिस में डालते ही अलग हो जाए। इज इट ओके?
उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इन सब्सटेंसेस का कलर बदले, कुछ और भी है जो बदल सकता है, और जो और है जो बदल सकता है वो क्या है, वो है उनकी स्मेल। मतलब दो सब्सटेंसेस विच गिव्स डिफरेंट स्मेल्स इन द एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। एसिड में उनकी स्मेल अलग हो और बेसिस में उनकी स्मेल अलग हो, उनको भी हम क्या बोला करते हैं, इंडिकेटर्स बोला करते हैं। याद रहेगा ना आप लोगों को? तो शायद अब डेफिनेशन थोड़ी तो क्लियर हो गई होगी। तो मैं आपको दोबारा यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है हमने इंडिकेटर्स की डेफिनेशन में, दो सब्सटेंसेस विच गिव्स डिफरेंट कलर्स और स्मेल इन द एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। मतलब एक पर्टिकुलर कलर का सोल्यूशन है, इज इट ओके, उसमें एसिड डालेंगे तो कलर अलग तरीके से बदलेगा, बेस डालेंगे तो कोई और कलर चेंज होगा, इज इट ओके, या फिर क्या चेंज होगी, स्मेल चेंज होगी। मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। एसिड और बेस में इन सब्सटेंसेस का, जिनको हम इंडिकेटर्स बोल रहे हैं, इनका बिहेवियर सेम नहीं होगा। आ गई बात समझ में? इज इट ओके? तो ये डेफिनेशन आप नोट करिए, फिर हम जानेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हमको पढ़ने हैं। ओके, चलिए आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपने जाना कि कुछ तो होते हैं इंडिकेटर्स जो कलर चेंज करते हैं और कुछ इंडिकेटर्स अपनी स्मेल चेंज करते हैं। तो फिलहाल मैं जो इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ, सबसे पहले फर्स्ट हम जो इंडिकेटर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि कुछ और भी है जो हमें जानना है। तो हम सबसे पहले आज की क्लास में उन इंडिकेटर्स से शुरुआत करेंगे विच चेंजेस देयर कलर्स, जो क्या बदल लेते हैं, कलर। एसिड में अलग कलर में बदल जाते हैं और बेसिस में अलग कलर में बदल जाते हैं, इज इट ओके? तो ऑल दोज इंडिकेटर्स विच चेंजेस देयर कलर, जो अपना कलर बदल लेते हैं, इन कलर वाले इंडिकेटर्स को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है यहाँ पर। फर्स्ट जो इंडिकेटर्स आपको पढ़ने हैं, दे आर द नेचुरल इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स पढ़ने हैं आपको? आपको पढ़ने हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, मतलब दोज इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर। बड़ी सिंपल सी बात है ना। और जो दूसरे इंडिकेटर्स हमको यहाँ पर पढ़ने हैं वो हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स पढ़ने हैं हमको? दूसरे इंडिकेटर्स हमको पढ़ने हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब आप क्या बोलेंगे? दोज इंडिकेटर्स विच आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, जिनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है या फिर केमिकल इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया गया है, इज इट ओके? उन केमिकल्स को, उन इंडिकेटर्स को जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक। जो नेचर के किसी फ्लावर से मिलते हैं, किसी प्लांट से मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। तो दो टाइप के इंडिकेटर्स आपको पढ़ने हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो हम सबसे पहले कौन से पढ़ेंगे, बताएं आप कौन से पढ़ेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर पढ़ेंगे हम सबसे पहले? हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स पढ़ने जा रहे हैं हम? बहुत ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। हम कौन से इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं? दोज इंडिकेटर्स विच चेंजेस देयर कलर इन द एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। इज इट ओके? तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पर 3 इंडिकेटर्स के नाम बताऊंगी सिर्फ, है ना। इंडिकेटर्स 3 ही होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे होते हैं, पर हम यहाँ पर 3 नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम लिखने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, हम 3 नाम लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों के नाम ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट जो इंडिकेटर है वो है लिटमस सॉल्यूशन। आप इसे सॉल्यूशन की फॉर्म में भी काम में ले सकते हैं और
पेपर की फॉर्म में लिटमस पेपर भी आया करते हैं, मिल जाते हैं इजीली मार्केट में, तो आप लिटमस पेपर भी काम में ले सकते हैं और सोल्यूशन भी काम में ले सकते हैं। ये जिस नेचुरल चीज़ से ऑब्टेन किया जाता है, दिस इज लिचेन, इसको बोला जाता है, जहाँ से ये ऑब्टेन किया जाता है। सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लिचेन। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? मैंने बोला था कि मैं आपको 2 इंडिकेटर्स और पढ़ाऊंगी, तो चलिए वो भी लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। इज इट ओके? एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड कैबेज। आपने खाई भले ही ना हो रेड कैबेज, पर सुना ज़रूर होगा इसके बारे में। तो इस रेड कैबेज के एक्सट्रैक्ट से तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई होप कि आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसको रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ही बोला जाता है, इसका नाम ही यही है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द इंडिकेटर टू फाइंड आउट द differences in the acidic and basic solution. Is it okay? जो तीसरा हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हाइड्रेंजी प्लांट। Is it okay? इसका फ्लावर होता है और इसके फ्लावर के एक्सट्रैक्ट को हम इंडिकेटर की तरह काम में लेते हैं। अब हमें यहाँ पर जो बात याद रखनी है वो देखिएगा ध्यान से। जो बात हमें यहाँ पर याद रखनी है वो सिर्फ एक ही है, वो है इनके कलर्स। हमें इनके कलर्स याद रखने हैं। सबसे पहले तो हमें इनके कलर्स याद रखने हैं, इनके ओरिजिनल कलर्स, या फिर आप बोलें कि कलर्स इन न्यूट्रल सोल्यूशन। इज इट ओके? अगर सोल्यूशन एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, तो फिर इनका क्या कलर होता है, या फिर आप ये बोलें कि इनका ओरिजिनल कलर क्या होता है। तो सुनिएगा, ये जो लिटमस सोल्यूशन है, मैं इसे लाइन खींच देती हूँ ताकि आप कहीं इधर उधर कलर की मिक्सिंग ना कर दें, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर ये मिक्सिंग हो गई तो इसीलिए हम प्रॉपर सेपरेशन के लिए लाइंस भी खींच देते हैं। आगे देखिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं लिटमस सोल्यूशन, विच इज़ अ सोल्यूशन विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचेन। इज इट ओके? इसका जो ओरिजिनल कलर होता है न्यूट्रल सोल्यूशन में, दैट इज पर्पल। आ गई बात समझ में? रेड कैबेज का तो मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, कैबेज इज रेड, सो इट्स एक्सट्रैक्ट इज ऑल्सो रेड। ओके, आगे देखिए। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रेंजी प्लांट। इसका जो कलर न्यूट्रल सोल्यूशन में जो इस इंडिकेटर का कलर होता है, दिस इज ब्लू। अब अगर आप इनके, ये ओरिजिनल कलर है ना, कलर इन न्यूट्रल सोल्यूशन का मतलब दे आर द ओरिजिनल कलर ऑफ दीज 3 natural indicators. Now when they are added in the acidic solution, then what would happen? क्या होगा? देखिएगा ध्यान से। When this litmus solution is added in the acidic solution, then its color changes into red. And when the same litmus solution is added into the basic solution, अगर आप इसी को बेसिक सोल्यूशन में ऐड कर देंगे, देन व्हाट वुड हैपन, देन दैट पर्पल कलर विल चेंज इनटू ब्लू। या फिर इस रेड वाले को भी आप बेसिक में ऐड कर देंगे, देन ऑल्सो इट चेंजेस इनटू ब्लू। मतलब आप ये काम बार बार कर सकते हैं, है ना। ब्लू वाले में आपने एसिड डाला तो रेड हो जाएगा, रेड वाले में आपने बेस डाला तो ब्लू हो जाएगा। ये आप चाहे जितनी बार कर सकते हैं, है ना। आगे आ जाइए। दिस इज द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, जिसका ओरिजिनल कलर क्या है, रेड। और बहुत ध्यान से याद रखिएगा इस बात को कि दिस रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स कलर इवन इन द एसिडिक सोल्यूशन, इट रिमेन्स सेम, दैट इज रेड, एंड इन द बेसिक सोल्यूशन इट चेंजेस इट्स कलर इनटू ग्रीन। इज इट ओके? याद रखना है ये कलर्स आपको। फिर है बात हाइड्रेंजी प्लांट की, जिसका न्यूट्रल सोल्यूशन कैसा होता है, ओरिजिनल जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू। और एसिडिक सोल्यूशन में भी इसका कलर ब्लू ही रहता है, बट व्हेन इट इज एडेड टू द बेसिक सोल्यूशन इट्स कलर चेंजेस इनटू पिंक कलर। किस में चेंज हो जाता है कलर इसका, पिंक। सो दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, यू नोट इट डाउन, नोट डाउन कर लें आप इसे। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया है और अब हमें समझ में आ गया है। अगर आपको 2 सोल्यूशन गिवन हो और ये पता लगाना हो कि एसिड क्या है और बेस क्या है, तो ये जो नाम आपके सामने लिखे गए हैं इंडिकेटर्स के, इनको आप काम में ले सकते हैं। जैसे आपने लिटमस सोल्यूशन काम में लिया
और आपके सोल्यूशन डालने से उसका कलर रेड हो गया, तो आप समझ जाएंगे कि आपने जो सॉल्यूशन उसके अंदर डाला है दैट इज एसिडिक। इज इट ओके? तो ये सारी इंफॉर्मेशन बस इसी बात के आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि आपके पास में जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक। इज इट ओके? तो हमारे पास में कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं, पर उन इंडिकेटर्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय एवरीवन।